सर अच्छा मजाक था। देखो मैंने आवाज भी आई ना, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सर अच्छा मजाक है। ये तो अभी रिकॉर्ड किया ना। अरे मैं ना चैट को बंद कर देता हूँ, क्योंकि ना बीच बीच में क्या होता है ना, चैट को इसलिए बंद कर दिया, मेरे ख्याल से तुम लोग लिख भी रहे थे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, क्योंकि चैट में क्या होता है ना, फिर कोई अपना क्वेश्चन लिख देता है, बाद में फिर कोई अपना क्वेश्चन लिख देता है, तो मुझे दिखता रहता है। वो बाद में फिर पूछेगा, हो सकता है किसी ने एक्सरसाइज 1 का अभी फिर पूछ लिया कि सर वो एक्सरसाइज 1 का है, तो मुझे लगता है यार मतलब एक सीक्वेंस से चलने देते हैं, है ना। तो इसलिए मैं बंद कर देता हूँ चैट की यार, अब नहीं तो कोई लिखेगा अच्छा सर वो एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का A2 बता दो। सर अगर डाउट होगा तुम अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो डाउट होगा तो अपन उस पर ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे ना, और नहीं तो लास्ट में बता देना कि हमारा ये भी बच गया, अभी रुको। ठीक है, मैं एक बार तो पूछूंगा ही कि और कुछ है क्या। हाँ जी, अब वापस आते हैं ये अपन है। अब ये बताया गया कि n इक्वल टू x से जब ड्रॉप करेगा तो एक पर्टिकुलर सीरीज तक ही आते हैं सारे के सारे, ठीक है। इफ वन ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी फोटोन हैज एन एनर्जी ऑफ दिस मच, अच्छा वो अपन से कह रहा है कि देख भाई, मैक्सिमम डेल्टा ई मैक्सिमम जो है ना, जो फोटोन ड्रॉप करता है उसकी एनर्जी है 0.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन कहेंगे देख भाई, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है ना तो अपन को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर ले लेता हूं, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अपन क्या करेंगे, एक बार n1 लेंगे इक्वल टू 2 और n2 को कैलकुलेट करूंगा, फिर ये इंटीजर नहीं आएगा ना अगर, तो n इक्वल टू 3 लेके, ये सोच के कि वो क्वेश्चन सीरीज रहा होगा, तो n इक्वल टू 3 लेके फिर कैलकुलेट करूंगा, वो इंटीजर आना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर n इक्वल टू 4 लेके फिर उसको कैलकुलेट करूंगा, तो इंटीजर, जैसे इंटीजर आएगा बता दूंगा, इस सीरीज की बात कर रहे हो आप, क्योंकि n1 n2 हमेशा इंटीजर। क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अब अपन कहेंगे देखो सर एक बात है, आपने इतना पढ़ाया है ना कि हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एक है मेरे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -0.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 हो जाएगा दैट इज -0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 8 हो जाएगा -0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 9 ऐसे। आपने बहुत पढ़ा है, मतलब मुझे पता है कि क्या करना है। अच्छा ये बताओ कि मतलब आप गैस कैसे करोगे कि मतलब क्या होना चाहिए। तो मैं कहूँगा देख भाई, इन दोनों में अगर डिफरेंस लेता हूँ ना, तो इतना नहीं आएगा। तो अगर लाइमन तक ड्रॉप, बाल्मर तक ड्रॉप करूंगा ना, तो इन दोनों में डिफरेंस भी जो आएगा ना वो इससे ज्यादा है, इसलिए बाल्मर को तो भूल जाओ। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस लूंगा ना, इन दोनों में, तो ये 0.51 है और ये 0.85, इतना तो नहीं आता। इन दोनों में डिफरेंस लूंगा तो 1 के आसपास आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस लूंगा तो उससे ज्यादा बढ़ रहा है, जबकि मैं इससे बड़ा फोटोन ले ही नहीं सकता, थोड़ा और ऊपर चलता है। इन दोनों में डिफरेंस लूंगा तो 0.3 है, इन दोनों में डिफरेंस लूंगा तो 0.4 के आसपास आ, 0.45 के आसपास आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस लूंगा तो 0.5 कुछ आ रहा है। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस लेता हूं तो मेरा काम बन गया, अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस लेता हूं तो मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। मैं क्या करूंगा, इसको 4 डाल के ये कैलकुलेट कर लूंगा, अगर ये एग्जैक्टली 8 आया मेरा आंसर आ गया। लो भाई, सर वो कैलकुलेट क्यों करना है, वो तो दिख रहा है ना 8 है। नहीं तो बोल रहा हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर लेंगे कंफर्म करने के लिए। वैसे अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि ये मल्टीप्लाई करके ये आया, मतलब खत्म, वैसे भी वो दिख रहा है, लेकिन उसके लिए ये वैल्यूज पता होने चाहिए। तो हाँ सर, यहां तक तो आप बहुत याद कर पाए, आपको 2 और बता दो, कोई प्रॉब्लम। सर बोलो। सर ऐसे केसेस में जो सबसे मतलब जो अपर शेल है, इस केस में जो एक्स है वो बहुत ऊपर नहीं डालेंगे ना वो।
नहीं मतलब देखो ऐसे वो उनकी मर्जी, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं डालेंगे। देखो वो कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, उनकी मर्जी। भाई हमें तो तो वैसे ये, 50 लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना वो अच्छा क्वेश्चन तो हाइड्रोजन से ही बना के पूछेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में आपको सबसे, हमारे लिए तो हाइड्रोजन ही मेन एटम है ना, जिसके लिए अपन ने मेनली पढ़ा हुआ है बोर थ्योरी। पार्ट आपका 2 का 5 हो गया, ये हटा देता हूं ना। तो अब 6 की बात करते हैं। सर 8 तक 8 शेल तक के याद के तो काफी है। मैं तो कहूंगा 6 तक भी याद होगा तो भी काफी होगा, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे वो बड़ा इजी है, 0.28 और 0.21 चलेगा, है ना। तो 6 की बात करते हैं। इफ द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ hypothetical atom is 16, then its first excitation potential will be, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 16. The first ionization potential of the hypothetical atom is 16. The first excitation potential will be. बताओ भाई क्या करेंगे इसमें, क्या बोल रहा है ये? The ionization potential of a hypothetical atom is this. क्या बोल रहा है? Then the first ग्राउंड स्टेट से excitation उसे potential. सर ग्राउंड स्टेट से उसे न्यूक्लियस के फोर्स से निकालने के लिए 16 वोल्ट का वो कह रहा है कि मतलब जो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि सर देखो 16th में अपन को 6th वाले में गिवन है कि अगर एटम के इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बाहर निकालना है तो 16 वोल्ट चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। हो गया, तो क्या कैलकुलेट करना है इसमें? अब जब तुम्हें पता है तो फिर मुझे क्या बताना भाई। E इज इक्वल टू आपको पता है कितना टोटल कितना चाहिए, मतलब ग्राउंड स्टेट का एनर्जी आपको पता है, और डेल्टा ई आपने पूछा है। तो अपन कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो गया -13.6 इंटू, अब ये प्लस में होगा आयनाइजेशन एनर्जी, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी मतलब 16 है, तो अपन को पता है Z²/n² हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको 16/13.6 मल्टीप्लाई बाय n तो 1 हो गया, तो 1² इज इक्वल टू Z² आ गया। मतलब आपको Z² पता चल गया, Z पता चल गया, Z² पता चल गया। अब ठीक है, हमें Z² ही तो चाहिए था ये कैलकुलेट करने के लिए, बाकी तो मुझे पता ही था। डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z² अपन को पता चल गया, 1/1² माइनस 1/2²। लो भाई आंसर आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर। तो इसमें यहाँ पर लिखने का काम क्या है कि मतलब हाइड्रो यार तू इतना कुछ धीरे नहीं बोलता ना, सुनाई नहीं देता मुझे तो। नहीं सर, कुछ नहीं सर। मुझे लग रहा कि मतलब मुझे कान में ना पेट्रोल डाल के आग लगानी पड़ेगी, अगर सुनाई नहीं दे रहा मुझे ना तो साफ हो जाएगा। चलो कर दूंगा मैं। 16/13.6 है, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है अपन को, ये 4 माइनस 1 3/4 है। ये लो भाई तेरा आंसर आ गया, ये लो भाई। 7th, the hydrogen atom an orbit has a diameter of this much, मतलब orbit तो radius given है, आधा कर देते हैं। What is the maximum number of electron that can be accommodated in the shell? हाँ तो ठीक है ना, रेडियस गिवन है, n कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन सा एटम है अपने पास? कुछ भी गिवन नहीं है, हाइड्रोजन एटम। लिख क्या बोले बताओ। रेडियस अपन को गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू होता है 0.529 इंटू n² बाय z एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये अपन को गिवन है 16.92 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा n² बाय 1। ये लो भाई, इसको डिवाइड करते हैं इससे, पहले तो इसको ऐसे कर लेते हैं 8.45 के आसपास ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइड करते हैं तो 16 के आसपास आ जाएगा, n इक्वल टू 4 आ रहा है। जरा बताओ n इक्वल टू 4 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 32 32 हो गया, 32 वेरी गुड। देखो कैलकुलेट करना आ गया तुम लोगों को। 10th वाला पूछा है आपने, 10th वाले को देखते हैं क्या है। समझ में आया ना सबको क्या करना था अपन को? अब 10th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ना यहाँ पर लिखे नहीं कि ये कौन सा क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन, मैंने कहा इसको लिखा, ये 7th वाला था, ठीक है।
इसके बाद 10th की बात करनी है अपन को। चलो भाई 10th देखते हैं। An electron in the lithium ion makes a transition from the higher state to the lower state, N2 to the N1, और N1 भी दे रहा है तो 6 दे रहा है, N1 इक्वल टू 6 और N2 पता नहीं है कौन सा है, ठीक है। So lithium ions make a transition from the higher state to the lower state, N equal to 6. The emitted photon is used to ionize an electron from the hydrogen atom from its second excited state. ठीक है भाई, देख यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉप किया ना, इससे जो एनर्जी लिबरेट हुआ ना, मैंने इसको यहां यूज कर दिया हाइड्रोजन एटम में। 1 2 3 ये है चक्कर, 1 2 3 मतलब उसने लिखा ना सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब 13.6 3.4 और -1.51 इलेक्ट्रॉन। अब जो एनर्जी इमिट हुआ वो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए यूज किया मैंने उसको, ठीक है। मतलब ये वाली एनर्जी से मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, निकालो। द इलेक्ट्रॉन ऑन लीविंग द हाइड्रोजन एटम हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस मच, ठीक है। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये एनर्जी अपन ने टोटल दी, इतना एनर्जी तो यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट बनाने में, और जो बाहर निकला तो उससे काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई देखो एक बात तो हमें पता चल गया, दिस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा, ये मुझे पता चल गया। तो अपन कहेंगे अच्छा सर लिख ही लो फिर, डेल्टा ई इमिटेड है ना इज इक्वल टू व्हाट, जो एनर्जी अपन ने हाइड्रोजन को आयनाइज करने के लिए यूज किया थर्ड शेल से, वो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और प्लस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लो। तो अपन कहेंगे ये तो मुझे पता है, वो कैसे पता, आपने दे रखा ना, लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी। ये वी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो होता है जो काइनेटिक एनर्जी में लिखते हैं। आपने लैम्डा दे रखा है, बाकी मुझे ये एनर्जी बतानी, हो गया। तो वो एनर्जी कैसे लिखे, हाँ लिख दो ना यहाँ पर, कैसे अपन लिख दो ना, V will be equal to 12.3 डिवाइड बाय 12 पॉइंट कितना गिवन है तो वेवलेंथ 016, लो हो गया। उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलो तो वोल्ट में लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी बोलो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। आप सब्स्टिट्यूट तो करवाते हो यहाँ पर, आपने बोला तो था। तो टोटल एनर्जी मुझे पता चल गया कैसे, टोटल एनर्जी इमिटेड विल बी इक्वल टू दिस मच, 1.51 प्लस 12.3 डिवाइडेड बाय 12.016 इसका स्क्वायर। अब अपन कहेंगे ये वो एनर्जी है जो यहाँ पर इमिट हुई थी, तो बताना क्या है अपन को इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ N2 होगी। बचा क्या है यहाँ भाई, N2 का वैल्यू चाहिए तो लो ले लो, एनर्जी इमिटेड विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड तो अपन को पता है क्योंकि लिथियम है, इंटू 1/6 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, लो हो गया N2 का वैल्यू। जेड आपको पता है और डेल्टा ई आपने कैलकुलेट कर लिया, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई। यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप यूज कर लिया कि देखो भाई लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा यहां से यहां, तो उससे जो एनर्जी इमिट होगी उससे मैं हाइड्रोजन में जो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको आयनाइज करूंगा। तो आयनाइज करूंगा तो इतनी एनर्जी यूज करोगे, थर्ड शेल की एनर्जी तो अपन को पता है, और जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, उससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन था, अपन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों एनर्जी को सम करके और बता दूंगा वो एनर्जी इमिटेड है, खत्म हो गया क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो बोलो। यस सर, क्लियर हुआ। अब तुमने 12th वाला क्वेश्चन पूछा है तो मैं 12th वाले क्वेश्चन को बताऊंगा। 26 है ना सर, वो 16 है, गलती से 26 बोल दिया। क्या सर वो 26 क्वेश्चन आपने लिखा है ना, वो मैंने बोला था, वो गलती से निकल गया, वो 16 क्वेश्चन होगा। मतलब वो कोई क्वेश्चन नहीं है ना 26 वाला? नहीं सर, सर 16 है। नहीं, एक ही बार बोल सकते हो, दूसरी बार नहीं बोल सकते सर। वो लास्ट 26 क्वेश्चन है ही नहीं उसमें सर, वो 16 था, वो 26 नोटबुक में लिखा था मैंने गलती से। ठीक है कर लेता हूँ, एक बार और देख ही लेता हूँ। पार्ट 2 के किसी के क्वेश्चन होंगे तो वो भी कर दूंगा ना, तो देख लेते हैं। पार्ट 2 का 13th भी है, चलो इसको भी लिख लेता हूँ। 13th भी है किसी का, रुको अब अपन देख लें सबके। पार्ट 1
ये भगवान, पार्ट 1 में भी था 19, किसी का पार्ट 1 का 19 भी था। रुको, अब देखा है तो देख ही लेता हूँ। पार्ट 2 अब ज्यादा नीचे नहीं जा रहा मैं। अब देखो फटाफट जल्दी से आ गए ना। सर 8 छूट गया। 8 तो लिखा कहाँ था जो छूट गया, ये बताओ कि बोला नहीं। ठीक है, 8 वाला लिख लिया पर मैंने है। अब चल पहले 8 वाला ही कर देता हूँ यार, फिर 12 पे आता हूँ मैं। 6, 7 और 10 तो हो गया, मैं 8 वाला कर देता हूँ। ठीक है, फिर 12, 13 और 16 बचेगा। 1 मिनट अपन 8 वाला देख लें। 8 वाले में गिवन है इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम द हायर लेवल टू द थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, हायर लेवल टू द थर्ड एनर्जी लेवल। अपन कहेंगे लो भाई ये हो गया थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, if 6 spectral lines are possible, find the initial position of electron। ये कौन सी बात हुई, तो बिल्कुल ही बकवास। ले भाई 1, 2, 3, 4, 5 और कोई छूट गया, ये हो गया 6। लो 6 तो 4, 5 और 6 शेल में था वो। लो भाई हो गया। 6 पॉसिबल लाइन बोल रहा था ना वो, कि हायर शेल से ड्रॉप कर रहा है थर्ड तक, और 6 पॉसिबल लाइन है। तो मैंने तो ऊपर की तरफ बनाना शुरू कर दिया कि यार 6 पॉसिबल लाइन कब आएगी। ऐसे अपन ऐसे भी कर सकते थे, पता, जब किसी 2 शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है ना, तो अपन ऐसे करते हैं। तो ये डेल्टा एन का वैल्यू कितना होगा वो देखना था थर्ड से। तो अपन को एक बात पता है कि सर जब डेल्टा एन इक्वल टू 3 आता है ना, तो आप ऐसे करते हो समेशन ऑफ डेल्टा एन, समेशन ऑफ 3। तो आप ऐसे लिखते हो 3 + 1 2 + 1। तो मैं यहाँ पता क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ थर्ड सेल तक आना है तो 6 लाना है, इसका मतलब 1 + 2 + 3 डेल्टा एन हो जाएगा। ये 6 लाइन आते हैं। तो इसमें इसका मतलब है कि डेल्टा एन का वैल्यू 3 रहा होगा। तो बताओ 3 मतलब किससे 3 को माइनस करें कि 3 आ जाए, 6 से। तो वैसे भी कर लेता हूँ, या तो ऐसे बना देता हूँ, वैसे कर लेता हूँ। एवरीथिंग इन द वेल। 12th वाला देखेंगे वो पर, है ना। चलो भाई 12th वाले की बात करते हैं। अब ना अपन 12th वाले को देखते हैं, ठीक है। ट्वेल्थ वाले में अपन को गिवन है द वेव फंक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन टू अस। ठीक है, वेव फंक्शन अपन को गिवन है, लिखो psi2s will be equal to 1/4√2 pi z to the power of 3/2 2 minus zr e to the power of zr/2। ठीक है भाई, given that the radius is an Armstrong unit, चलेगा। Then which of the following is a radius for the nodal surface of helium ion? बताओ भाई क्या करेंगे अपन कहेंगे एक बार बताओ सर, आपने मुझे बता रखा है psi is equal to, that is orbital wave function। So orbital wave function radial wave function multiplied by angular wave function, है ना। एंगुलर वेव फंक्शन बता रखा है मैंने, रेडियल वेव फंक्शन का। तो शाही होता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो यहां पर ना ये डिपेंड करता है किस पे, एन, एल और एम पे, और ये आर डिपेंड करता है, ये लिखा है अपन ने एन और एल पे, और आपका एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करता है एल और एम पे। मतलब इसके लिए जो 2s लिखा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 2s का मतलब है n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 है, और m का वैल्यू s के लिए 0 होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो r का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा, दैट इज 0, 2 और 0 पे, और ये तो 0 होगा, मतलब इसका कोई एंगुलर फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि l का वैल्यू 0 है तो देयर इज नो एंगुलर नोड्स। ठीक है,
चलो ठीक है, आपने बताया हमें, अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करो। तो अपन क्या करेंगे, देखो जितने भी इस टाइप के इक्वेशन लिखे होते हैं ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशन है, और वो अपने सिलेबस में होते नहीं है वैसे, लेकिन अपन थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो नोड्स के लिए पूछे जाते हैं। और अपन कहेंगे देखो सर, एक बात है, नोड्स का मतलब है इनकी बात करते हो, और इस पॉइंट पे शाई का वैल्यू क्या होता है, 0। नोड पे साई का वैल्यू क्या होगा, 0। तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो 1/4√2 z3/2 2 - zr, और e टू द पावर ऑफ क्या है अपने पास, zr/2। तो अपन कहेंगे इसको 0 में मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, क्या बचा, 0 बचा। क्या बचा अपने पास, ये लो भाई, ये बचा। तो अपने पास क्या आया ये, मतलब zr = 2। z का वैल्यू कितना गिवन है अपन को, हीलियम आयन की बात कर रहे हैं अपन, तो 2r = 2, सो r विल बी इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। लो आपका क्वेश्चन, जितना डेंजरस दिख रहा था ये तो बकवास क्वेश्चन है। हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि अपन को जो भी पूछेंगे वो नोड्स के लिए पूछेंगे, और नोडल सरफेस या नोडल प्लेन, अपन से वहां नोड जरूर लिखा होगा, क्योंकि ये सारे कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होते हैं। अगर अपन को यहाँ के लिए शायद पूछेंगे तो वो कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होते हैं, और वो हमें एमटेक वगैरह में सिखाते हैं जब इंजीनियरिंग करते हैं। ये अपन को जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो नोड्स के बारे में पूछेंगे, नोड्स के बारे में पूछेंगे तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन को 0 करके क्वेश्चन लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकते हैं, कैसे, अपन इसको स्क्वायर कर लें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगी, पूरा स्क्वायर कर देता है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। सर आपने एंगुलर वेव फंक्शन को 1 कैसे किया? भाई आप, ये तुम लोग इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, यार मेरे लैपटॉप का साउंड कुछ गड़बड़ है। सर हाँ? सर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोल बोल। सर आपने एंगुलर वेव फंक्शन को 1 कैसे किया? एंगुलर वेव फंक्शन को वन कहाँ किया, मैंने तो 0 लिखा है। और अभी एंगुलर वेव फंक्शन को जो वन लिखा था मैंने, कि एंगुलर वेव फंक्शन को 1 नहीं किया मैंने, थीटा और फाई नॉट डिफाइंड है, उनका कोई वैल्यू नहीं होगा एस के लिए। क्यों, क्योंकि एस जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, ओके सर। इसलिए उसका एल का वैल्यू 0 होता है। तो इसलिए अपन ने कहा कि वो नॉट डिफाइंड है, मैंने 0 नहीं कहा कि वो 0 हो जाएगा, वो होगा नहीं। सर z का वैल्यू 2 कैसे आया? अबे गिवन है ना, उसमें हीलियम है, वो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर बोल। ओके ओके सर, ओके सर। सर बोलो। सर हमको आंसर फाइनल जो है वो रेडियस के लिए देना था, इसीलिए हमने रेडियस के अलावा सबको साइड शिफ्ट किया। नहीं, मुझे आपने इसको बोला कि नोडल सरफेस, तो इसको 0 लेके मैंने कैलकुलेशन कर लिया, मेरे पास ये बचा। अब बताओ करना क्या है। तो मैंने कहा मेरे पास ये आया, अब बताओ करना क्या है। आपने रेडियस पूछा तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि रेडियस ले लिया, मैंने तो इसको 0 लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। सर बोलो। सर नहीं, मतलब वैसे वो 2 - ZR है ना, उसको भी तो साइड शिफ्ट कर सकते थे, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाता। हाँ, मैंने मतलब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं किया इसलिए क्योंकि अपन को आर चाहिए था। हाँ सर वही पूछा। ठीक है, हाउ मेनी, 13th वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एक्सियल पोजीशन। तो अपन को ये बताना है कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में होती है, इधर नहीं होती। सो 45 डिग्री टू द एक्सियल डायरेक्शन, ये एक्सियल डायरेक्शन है। तो अपन को तो पता है वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy z स्क्वायर dz और dzx, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो उस पे होगा, उस एक्सिस पे होता है। तो एक तो dxy हो जाएगा, दूसरा dyz हो जाएगा और dzx हो जाएगा, बस यही होता है।
बोलो, ये तो शेप पे डिपेंड करता है ना, पता है ना अपन को dxy इज लाइक दिस, dxy होगा तो ऐसा होगा ना बिटवीन द ऑर्बिटल्स, सो दिस इज dxy। ये तो क्लास में किया हुआ यार अपन ने। 16th वाला, the number of neutrons that is accompanying the formation of this and this from the absorption of slow neutron followed by, तो the number of neutrons accompanying the formation, मतलब इसका फॉर्मेशन कितना न्यूट्रॉन्स अकम्पनी कर रहा है, तो अपन लिखेंगे दैट इज अपन को क्या बने यूरेनियम 235 और 92, the number of neutrons accompanying the formation of this and this from the absorption of slow neutron, तो अपन लिखेंगे भाई यहाँ पर स्लो न्यूट्रॉन हो गया, ये एब्जॉर्ब करो आप, तो अपन को यूरेनियम 236 हो जाएगा और ये 92 है। तो ये क्या आ रहा था अपने पास, जिनॉन आ रहा था, तो जिनॉन हो गया अपने पास 139 और ये था कितना 54। फिर दूसरा आ रहा था अपने पास स्ट्रॉन्शियम 94 एंड 38, तो न्यूट्रॉन बताने अपन को, एक्स न्यूट्रॉन लिख लेते हैं, अपन को पता है न्यूट्रॉन में इधर, तो इसमें तो चेंज आता नहीं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 92 आ जाएगा भाई, न्यूट्रॉन्स को अपन कब, इन दोनों को ऐड करते हैं और इससे चेक कर लेते हैं अपन भाई, एक न्यूट्रॉन तो एब्जॉर्ब किया अपन ने, तो चलो देख लेते हैं अपन कितना आ रहा है। तो अपन लिखेंगे 236 इज इक्वल टू 139 प्लस 94 कितना सर 3 आएगा आंसर। एक्स का वैल्यू बताओ कितना आएगा। हाँ एक्स का वैल्यू 3 आएगा। 233 आ रहा है भाई, तो ये 233 हो गया प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 3, लो भाई 3 आ गया अपने पास। उसने पूछा हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स अकम्पनिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस, मतलब इसके फॉर्मेशन में कितने वहां पर बन रहे हैं, अकम्पनी मतलब प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट के साथ बन रहे हैं, वो पूछा अपन से। अपन से ये नहीं पूछा कि एक न्यूट्रॉन ये है वो है, नहीं, उसने तो लिखा कि भाई जब ये एक स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो जब ये दोनों बनेंगे तो कितने न्यूट्रॉन्स अकम्पनिंग होंगे उन दोनों प्रोडक्ट के साथ, 3 हो गया। अगर वो ये कहता हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द प्रोसेस, अपन कहते 4, एक एब्जॉर्ब करवाया 3 बने। एवरीथिंग इन द वेल, समझ में आया ना? यस सर। चलो भाई देखो सबको समझ में आया। अब अपन मेरे ख्याल से अपन ने पार्ट 2 सारा कर लिया, अब अपन बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 की बात करेंगे तो 4 and 8 चलेगा। चल भाई 4 की बात करता हूँ। 4th वाले में फ्रॉम द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो पढ़ाया था, अल्फा पार्टिकल कैन कम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power of -14 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। हाँ ठीक है, आपने बताया था मुझे 10 to the power of -13 to 10 to the power of -15 सेंटीमीटर बोला था आपने, तो ठीक है मीटर्स में आप लिख लो इसको, तो 10 की पावर -15 टू 10 to the power of कितना हो जाएगा मीटर्स में, ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 ना सर 17 ना, 17 मीटर्स। लो भाई आ गया अपने पास, ये मीटर हो गया अपने पास, राइट ना? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे ना, हो गया। तो 10 की पावर -14 मीटर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस चलेगा, वैसे वो भी सही हो जाएगा क्योंकि ये भी तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, पर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऐसे लिखा था अपन ने 1.3 थी 10 to the power of -13 है ना, और इसमें भी अपन ने लिखा था 1.3 से 1.45 कुछ भी हो सकता है, मतलब थोड़ा वेरिएशन तो होता है, तो ठीक है। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन दिस 10 to the power of this, हाँ तो ठीक है 10 to the power of this हो सकता है क्योंकि अपन ने इससे इन दोनों के बीच में होगा मीटर्स में, तो उससे छोटा और हो सकता है हाइड्रोजन न्यूक्लियस, क्योंकि उसने तो रेडियोएक्टिविटी से कैलकुलेट किया जिसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स थे, गोल्ड पार्टिकल से कैलकुलेट किया ना उससे, तो उससे छोटा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। स्कैटरिंग फॉलोड कूलम्बिक लॉ, ये अपन को प्रॉब्लम होगा, हाँ करेगा ना, क्या प्रॉब्लम है भाई? कूलम्बिक लॉ होता है कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज को पास लेके आओगे ना तो उनमें रिपल्शन होगा, तो हाँ रिपल्शन हो रहा था ना, ऐसे स्कैटर्ड तभी तो हो रहे थे पार्टिकल्स
क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे, अल्फा भी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज, सो इट इज फॉलोइंग द कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. फिर the positive charge parts of atom move and with the extremely high velocities. एटम का पॉजिटिव चार्ज थोड़ी, अल्फा पार्टिकल का. द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम मूव, नहीं वो गलत होगा. क्यों? एटम थोड़ी मूव करता है, अल्फा पार्टिकल मूव करता है. पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी, तो वो गलत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर सर मतलब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि न्यूक्लियस मूव कर रहा है, मतलब सिर्फ प्रोटॉन नहीं जा रहे हैं. वहां लिखा है पॉजिटिवली चार्ज पार्ट्स ऑफ द एटम, तो सिर्फ प्रोटॉन होते तब पार्ट्स बोलते हैं. हाँ, सोच सकते हैं. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 8. First excitation potential of hydrogen like atom is given to me 24 volt. ठीक है भाई, हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसका फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल गिवन है अपन को 8th वाले में. मतलब मुझे ये गिवन है कि 1 से 2 तक जाने के लिए 24 वोल्ट चाहिए. अब ये फिर बकवास टाइप का क्वेश्चन आ गया. डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. लो भाई, तो ये अपन को गिवन है 24 इज इक्वल टू 13.6, ये लिख देता हूँ, ठीक है चलेगा. डिवाइड बाय 13.6 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और ये कितना होगा अपने पास 3/4. मतलब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया अपने पास, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 4 बाय दैट इज 3, ये आ गया अपने पास. तो अब अपने पास ये गिवन है आयनाइजेशन सैंपल ऑफ, इसमें क्या जेड पूछा है अपन से कि जेड कितना होगा? नहीं भाई, नहीं पूछा जेड, ठीक है, वो नहीं पूछा अपन से. तो अगर वो नहीं पूछा तो ठीक है, फिर अपन इन्होंने कुछ और ही पूछा है. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल इज, मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बताओ. तो फिर अपन क्यों सॉल्व करें इसको? क्योंकि जब मुझे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करना है, मतलब E कैलकुलेट करना है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 n स्क्वायर चाहिए. तो अपन क्या करेंगे, E कैलकुलेट करना है तो 13.6 जेड स्क्वायर यही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 24 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 4/3, ये तो हो गया आपका जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास. ये तो कैंसिल हो गया, और 3 को अगर 24 ना, सो 8 टाइम्स, और ये 32 आ रहा अपने पास. 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या गिवन है अपन को? नहीं भाई, इसमें तो 36 गिवन है. अगर 32 होता तो आंसर बता देता. बी वाला आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल इज 32, ये आ गया. ग्राउंड स्टेट का एनर्जी 32 है. ए वाला गलत है, बी वाला आ गया. लेकिन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब फोर्थ शेल. अच्छा, अपन को फोर्थ शेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है. हाँ तो ठीक है ना, इसको क्या करें अपन, फोर्थ शेल की एनर्जी का मतलब हो गया, इसको ना अपन को जेड तो पता ही है, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी पता है अपन को. ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर देते हैं अपन, बता देंगे अपन, क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना? ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, फोर्थ सेल की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं अपन. तो E इज इक्वल टू हो जाएगा भाई अपने पास, जेड स्क्वायर तो आ ही गया है, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपन को पता था 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 3, और मल्टीप्लाई बाय फोर्थ शेल का एनर्जी था, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 16 हो गया. तो इसको 16 ही कर देते हैं सीधा. 16 करेंगे तो ये अभी कैलकुलेट किया अपन ने भाई, ये 8 32 और 16 ये था 2, सो 2 आ गया मेरे पास आंसर. ले भाई, सी वाला भी आ गया. बाकी भी कैलकुलेट कर लोगे आप. सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, मतलब अपन को बताना है कि अगर सेकंड से एक्साइटेशन, मतलब हो गया कि ये तो फर्स्ट एक्साइटेशन था, तो अगर अपन को सेकंड कैलकुलेट करना है तो ये वाला एक्साइटेशन पोटेंशियल चाहिए. सर बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होती है? सेम होती है. सर तो अलग अलग टर्म्स क्यों है उसके? इसलिए यूज किया ना कि देख, अगर मैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड टू द न्यूक्लियस बाय द 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. लेकिन अगर मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा दिस इज बाइंडिंग एनर्जी बाय व्हिच इट इज बाइंडिंग, और आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब उसको हटाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी. हाँ सर, समझा.
तो क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछा है इन सर विच पर एक्चुअली थोड़ी सी तो मतलब नेग्लिजिबल ही सही, पर थोड़ी सी तो ज्यादा होती होगी ना आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उसको वो नेग्लिजिबल है movement लेकिन के होता लिए होगा, बिल्कुल होता होगा, तो उतना अपन निगलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बाहर निकलने के लिए कुछ तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना। हाँ सर। बिल्कुल, लेकिन उतना माइन्यूट डिफरेंस अपन ना हटा देते हैं कि भाई माइन्यूट डिफरेंस हटा दो। इन विच ट्रांजिशन वन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज एमिटेड। कोई भी अब भाई एक बात बता, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ड्रॉप करे हमें क्या फर्क पड़ता है, फोटोन तो एक ही निकलेगा ना, किसी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करे फोटोन तो एक ही निकलेगा। तो मैं तो कहूंगा यहाँ से भी आएगा तो भी एक ही फोटोन आएगा, यहाँ आएगा तो भी एक ही फोटोन आएगा, तो फोटोन तो एक ही आएगा, तो कोई भी ट्रांजिशन में फोटोन तो आएगा, एक ही फोटोन होगा ना एमिट। 9th वाले में एक ही फोटोन बताएंगे अपन, ओनली वन फोटोन इज एमिटेड। 10th वाले की बात करेंगे अपन, तो वो नहीं पूछा आपने, बस हो गया। P4 की बात की अब आपने, अब पार्ट 4 की बात करते हैं अपन। P4 में अपन को गिवन है, 5th वाले की बात की अपने, चलो 5th वाले की बात करते हैं। P4 में 5th वाला क्या है, फर्स्ट 5th वाला आ गया। मिल गया, ठीक है। Consider the following statements. अच्छा ये तो स्टेटमेंट है। Spectral line of helium ion belongs to Balmer series are not in the visible region. That's true. हाइड्रोजन में होते थे बस, वो भी थी, है ना। तो helium ion are not in the visible region. In the Balmer series are not in the visible region, right ना? सर बोलो। बाल्मर सीरीज विजिबल में सिर्फ हाइड्रोजन में होता है ना? हाँ, ओके सर, बाकी किसी में नहीं ना? नहीं होगा। In the ओके सर। Balmer series of hydrogen atom, maximum lines are in the ultraviolet region, correct? 4 ही तो थे visible region। थर्ड वाला, second line of Lyman series of helium ion has a energy of this much। तो अपन देख लेते हैं भाई, फर्स्ट लाइन तो ये हो जाएगा, ये अपन ने -54.4 होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और -6.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन दोनों का डिफरेंस जरा देखो कितना रहा, तो 48 पॉइंट कुछ आ रहा है, सही है, सही है वो 48.4, करेक्ट, तीनों ही करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। सर बोलो। 48.32 आ रहा है, वो मतलब बराबर ही मानेंगे? हाँ, तो इसमें भी तो अपन ने फ्रैक्शन कुछ छोड़ दिया ना, अपन उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं ना थोड़ा सा। ओके सर। पार्ट 4 का 8, 9, 10, अब 8 के पास चलते हैं अपन। When a beam of photons of particular energy was incident on the surface of the particular metal, the work function is this much, ठीक। एक बीम को फॉल करवाया तो इसका E0 इज इक्वल टू गिवन है मुझे 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। Some emitted photons had a stopping potential of equal to 22 volt, and rest had 12 volt, and rest has lower values। अच्छा, ठीक है। Calculate the wavelength of incident photons, assuming that the least one photoelectron is ejected with the maximum kinetic energy। Calculate the wavelength of the incident, मतलब मुझे इसका wavelength calculate करना है। Calculate the wavelength of the incident photon, assuming that the least one photoelectron is ejected with the maximum possible kinetic energy। तो maximum possible kinetic energy मतलब जब यहां से ये इजेक्ट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना ले लें अपन, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लें। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, ये अपन को गिवन है, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी,
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि भाई अगर मान लो मेरे पास ये मेटल है, मेटल शीट है ना, अब ये मेरे पास मेटल शीट है, तो जब मैं इसको यहाँ पर फॉलो करवाऊंगा ना वेवलेंथ को, तो लाइट को इधर इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा। ये जब इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा ना, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर लगा लेते हैं एक दूसरा मेटल प्लेट। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कैथोड जैसे बिहेव करेगा और ये एनोड जैसे बिहेव करेगा। अब ये कह रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन मुझे यहां पर, और इसको मैंने बैटरी लगा लिया ऐसे बैटरी लगा ली मैंने, एनोड कैथोड की बैटरी लगा दी मैंने। अब ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, एक छोटा सा बैटरी भी डाल दिया बीच में। तो अपन कहेंगे ये बैटरी इलेक्ट्रॉन, अब इसका पॉजिटिव एंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लो अपन कहेंगे यहां से यहां तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी अपन मान लेते हैं कि 22 वोल्ट चाहिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो अपन कहेंगे इससे अगर कम होगा पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं जा पाएगा और बल्ब नहीं जलेगा, तो पोटेंशियल बंद हो गया। लेकिन अगर इतना है और इससे ज्यादा है तो फिर वो वहां से वहां तक जाएगा और इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो करके उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूज कर पाएंगे। तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ भी कम वैल्यू होगा वो सारे के सारे स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब मैंने पोटेंशियल को स्टॉप कर दिया, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोक दिया। तो जो एक मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से दूसरे मेटल तक जाने के लिए, उसको अपन कहते हैं द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू राइट ना जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो उस पोटेंशियल से जो भी छोटा पोटेंशियल होगा वो सारे के सारे स्टॉपिंग पोटेंशियल होते हैं। तो अपन कहेंगे ये तो आपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पढ़ाया मुझे, हाँ तो पढ़ो ना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्या प्रॉब्लम है, लिखते तो हैं अपन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो तो एनर्जी है, वोल्ट में लिखो तो पोटेंशियल। तो वो बोल रहा ना पोटेंशियल 22 वोल्ट लिखा था मैंने, उसको काइनेटिक एनर्जी लिख दी। सो दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब आप स्विच ऑफ करते हो ना जैसे, तो अपन कहते हैं कि भाई जैसे सोलर राइट ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर धूप होती है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं इजीली, अगर धूप नहीं है तो फिर अपन उसमें एक छोटी सी बैटरी लगा के रखते हैं ताकि वो बैटरी अपना पोटेंशियल भी कुछ बताए कि भाई अगर मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी अपन, तो फिर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आने के लिए अपन को सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो अगर यहां पर एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट हो गया तो ये 2 पोटेंशियल से तो ये पुल कर रहा है, तो फिर टोटल 22 हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा राइट ना। और एक बार मेटल से इलेक्ट्रॉन जनरेट होना शुरू हुआ तो जैसे ही फ्लो करना शुरू करेगा तो ये बैटरी भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देर तक चलता है सोलर हीटर। मतलब इसमें बार बार हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने की, कुछ बैटरी से भी आते हैं तो वो काफी टाइम के लिए सोलर हीटर चलते हैं। तो इसको अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं कि बताओ अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए मुझे 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो उससे कम कोई भी वैल्यू उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो वो कह रहा है देख भाई इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल ये आ रहा है, मैक्सिमम एनर्जी, और इतना चाहिए था मुझे वर्क फंक्शन, तो इन दोनों का सम ये एनर्जी होगी। तो ठीक है, अपन को पता चल गया भाई टोटल एनर्जी कितनी है, 40 + 22 that is equal to 66 इलेक्ट्रॉन 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट कर दो वेवलेंथ 12400 डिवाइड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम, लो भाई हो गया। डिवाइड करो। अब ये कह रहा है कि अब मैंने मतलब उसमें ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह इसलिए नहीं पढ़ा कि मतलब वो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये सब वो सारी चीजें आ जाती हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वहां भी एक्सप्लेन करो तो बहुत सारा पार्ट, तो नया वर्ड अभी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले पढ़ाते अगर उसमें तो बहुत टाइम लगता है उसमें,
अरे यार सर आपने अभी जितना पढ़ा है उतने में सही आएगा ना फिर? हाँ, ये तो मैक्सिमम पार्ट है, इससे ज्यादा तो फिर मैं बहुत सारे टाइप के ग्राफ ही बना सकता हूँ। अब ग्राफ को इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि भाई फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ पढ़ते, तो मैथ्स में भी पढ़ते हो आप बहुत सारे ग्राफ, तो अगर कोई ग्राफ आता भी है तो बाकी टर्म्स आपको पता होने चाहिए बस, तो आप अपने आप ही बना लोगे। नहीं तो क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे मैं बताता रहूंगा आपको, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हो आप। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज गिवन टू मी। सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई r of the third orbit is this much nanometer. अब इसमें थर्ड ऑर्बिट है r3. What may be the approximate wavelength of the photon required to just ionize the electron from this orbit? ठीक है, सर्कमफ्रेंस अगर ये है तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ, है ना, व्हाट मे बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज गिवन टू मी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है आप मुझसे ये कैलकुलेट करवाना चाहते हो, तो ये 0.529 हो जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय करूंगा n² बाय z, तो n² हो गया थर्ड ऑर्बिट है ना, तो 3 to the power of 3 इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा 30 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये कैंसिल करने के लिए मैंने ऐसे किया, तो मुझे z पता चल गया, ये z आ 1.529, a नॉट भी है, a नॉट इज 0.529, ये 9 था ना, तो a नॉट इज मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो ना 2 पाई इंटू 0.529 इंटू 9, ये लो भाई, मैंने ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, और z अपन ने कैलकुलेट कर लिया डिवाइड बाय 30। अब z आ गया, z आ गया तो अपन को पता चल गया ना। अब आप पूछ लो व्हाट मे बी द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू आयनाइज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट। हाँ, तो हो गया ना, ओके। अपन इसको ऐसे कर लें क्योंकि वेवलेंथ पूछा ना, तो और उससे भी हो सकता है, वेवलेंथ पूछा तो 1/λ ले लेता हूं, थर्ड ऑर्बिट है ना, फ्रॉम दिस ऑर्बिट मतलब थर्ड ऑर्बिट। लो भाई हो गया, लैम्डा कैलकुलेट कर देंगे, z आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। भाई ये सब पढ़ लो पहले एक बार, आप ये पढ़ लिया आपने कॉम्प्रिहेंशन 4? सर 17th ऑफ पार्ट 3। अरे भाई अभी सोते 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 जाग रहे तुम लोग। अच्छा देखो देखो, अब इसमें ना जो ये डायग्राम दे रखा है, उसके बाद बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ के नीचे इक्वेशन लिखना शुरू कर दिया ना। हाँ यहाँ तो बोलो कैसे? हाँ, अब देखो उसमें एक एंगुलर पार्ट गिवन है, एक रेडियल पार्ट गिवन है, गिवन है ना? यस। हाँ तो ऐसे बोलो ना, तब तो मुझे लगा ऐसे सब हाँ सर। चलो भाई मैं भी सो जाता हूँ। अब अगर दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे ना अपन, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, तो वो क्या होता है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है ना, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, चलो अपन वापस चलते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th वाले पे। हाँ, the electron probability density of the 1s orbital is best represented by, भाई 1s ऑर्बिटल में पहले तो मुझे चाहिए फंक्शन उसका, शाई कैलकुलेट करना है 1s का। चलो कहाँ पर है वो एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट, मिल गया मुझे। 1s के रेडियल पार्ट लिख रहा हूं पहले मैं, 2 into z by a naught into e to the power of minus sigma by 2 into एंगुलर पार्ट होगा इसका 1/4 pi to the power of 1/2। लो भाई हो गया सर वो 3/2 है वहाँ, z/a0। अच्छा वहां 3/2 भी है? हाँ सर। अरे यार अभी गलत आता ना तो मजा आ जाता, तुम कहते सर लो
आपने गलत किया, हमने थोड़ी किया। माइनस सिग्मा बाय 2, बाकी सब देख लेना यार, मतलब मैं तुम्हें बता देता हाँ हूँ, सर बाकी से ठीक है। अब इसमें अपन को सिग्मा गिवन है कितना है, ए नॉट भी गिवन है कितना है, चलो पहले देख लेते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है अपन को द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द 1s ऑर्बिटल बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करें बताओ। अब ना पता क्या होता है, ये क्या है बताओ, शाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, चाई स्क्वायर। हाँ तो करो इसका स्क्वायर, करो इसका स्क्वायर, कर दें। हाँ इसको तो 4 लिख लेते हैं भाई, इधर स्क्वायर करूंगा तो z बाय ए नॉट टू द पावर ऑफ 3 आ जाएगा ना। हाँ सर। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा और पाई स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या करें, सिग्मा का वैल्यू कुछ गिवन था क्या, हाँ सर दिया तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लो। 2ZR अच्छा एक काम करते हैं अपन, e टू द पावर ऑफ अपॉन ए n रखते हैं a अपन, रुक जाओ e टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 2 अपन ए रख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2, ये तो 4 हो जाएगा और पाई हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं पहले। अब पहले अपन देखते हैं कि अपने आंसर में पाई आना चाहिए, इधर पाई नहीं होगा सिग्मा में, जो अपन को गिवन है ना ऊपर, वो 2ZR n अपॉन ए नॉट गिवन है, ठीक है मैं कर लूंगा उसको, 2ZR n अपॉन ए नॉट ये वाला। लेकिन अपन को 1/पाई आना चाहिए, 1/पाई किस में आ रहा है, बी और सी दोनों में आ रहा है, B वाले में और C वाले में। z बाय ए नॉट बी और सी दोनों में आ रहा है, मतलब 1/पाई के साथ। सर 2z b में आ रहा है। नहीं लेकिन अपन को, अब अपन सिग्मा पहले अपन ऐसे कर लेते हैं ना, 1/पाई और z बाय ए नॉट है अपने पास, टू द पावर ऑफ 3 है अपने पास। अब e टू द पावर ऑफ अपन को डालना है, सिग्मा क्या था अपने पास, सिग्मा गिवन था अपन को 2ZR है ना, 2ZR अपॉन क्या था अपने पास, बी वाला होगा, n a नॉट है ना, ये अपन ने सब्स्टिट्यूट किया और डिवाइड बाय 2 भी तो है, 1s के लिए n सर मल्टीप्लाइड बाय 2 भी हो गया ना। हो गया ना। सर मल्टीप्लाई बाय 2 भी होगा ना, एक स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग होगा सर। ले कर दिया, ये लो भाई, और हाइड्रोजन एटम है तो 1s है तो n का वैल्यू 1 हो गया। सर डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा ना, वो नीचे वाला भी स्क्वायर हो कौन सा, सिग्मा अपॉन 2 है, सिग्मा अपॉन 2 का होल स्क्वायर से नीचे 4 आ जाएगा। उसका वो तो एक्सपोनेंट है ना। हाँ तो सही तो ओके है, सर, हाँ समझा। हो गया ना। सर n कहाँ गया, तो सबको समझ में आया, बी आंसर आ रहा है मेरा। सर n सर ऐसे क्वेश्चंस पे वो n माना है ना? कॉम्प्रिहेंशन होगा ना। ये शाही है ना, n इक्वल टू 1 हाँ सर। और l इक्वल टू 0। सर हाँ, ऐसे n का वैल्यू सब कॉम्प्रिहेंशन में दिया होगा ना कि रेडियल का वैल्यू क्या है और एंगुलर का क्या है। हाँ नहीं तो अपन को पूरा देना पड़ेगा और नोड पूछेंगे, नोड पूछेंगे तो 0 कर दूंगा फिर। और 1s वाले में तो कोई मतलब एंगल पे डिपेंड करते ही नहीं। तो एक बात और देखो है, ऊपर देखो, जितने भी अपन को ऊपर गिवन है ना, देख s वाले में कभी एंगुलर पार्ट नहीं आता, p वाले में sin थीटा cos फाई आएगा, sin थीटा cos फाई, sin y cos फाई, ऐसे अपन ने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया ना एंगुलर पार्ट। यस। हाँ तो s वाला तो इंडिपेंडेंट होता है ना, l का वैल्यू तभी तो 0 होता है, क्योंकि वो किसी भी उसमें एंगल बता ही नहीं सकते अपन किस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एंगुलर पार्ट हमेशा 0 होता है। तो यहां पर अगर cos थीटा या sin थीटा ऐसा कुछ नहीं है ना, इसका मतलब वो s की बात कर रहा है, s ऑर्बिटल की बात कर रहा है। बाकी सभी में तो एक्सेस आएगा ना, px py pz, dx पर माइनस y स्क्वायर dx y z लाइक दैट। तो वी नो दैट कि किसी एक्सेस पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो बाकी सब देखोगे तो आप उसमें सभी में थीटा गिवन होगा। 11th वाला, the angular wave function of which orbital will not be distributed by the variation of angular azimuthal angle, l equal to 0 होगा जिसमें 1:s।
अब बताओ, अब बताओ, एक्सरसाइज 3 विल बी योर होमवर्क। अब ये 16 पूछे, 16 वाला बताओ सर, 16 वाला। ठीक है, 16 वाले में फॉर द कॉलम for the given ion in column 1 the only correct option is for the given ion in column 1 the only correct option is कौन सा कॉलम है? कॉलम 1 में 3 और 1 2 3 ions given है। ठीक है, for the given ion in column 1 the only correct option is, एक मिनट रुकना। अब ना जब 3 कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनको सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है 2 कॉलम वालों से, क्योंकि 3 कॉलम वाले में कोई एक तो गलत हो जाता है। कॉपर प्लस, सर आप रिपीट कर सकते? मैंने कुछ बताया नहीं अभी, मैं तो बोल रहा हूँ। सर आप बोल गलत रहे हो थे ना जाता है कि मतलब कॉलम वाला। वो 3 कॉलम वाले जो होते हैं ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ना, इनको सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि इस कॉलम को भी मैच करो और इन दोनों को फिर इससे मैच करो। ये दोनों मैच हो सकते हैं तो फिर ये मैच नहीं हो रहा, इस टाइप से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा ना, इनको ना 3 कॉलम वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनको ऑप्शन से चेक करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। जैसे इसमें 1 ऑप्शन करेक्ट है, मैं 16 वाले ऑप्शन चेक करूंगा। 1 के साथ 4 आना चाहिए। 1 में क्या गिवन है? कॉपर प्लस 1। कॉपर प्लस 1 का मतलब हो गया 3d10, बाकी सब पेड़। तो कॉपर प्लस 1 में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू L इक्वल टू 2 एंड R 10। तो अपन कहेंगे L इक्वल टू 2 का मतलब D के साथ। हाँ तो ठीक है, सही है। अब उसमें क्या था, और फिर S को अगर अपन चेक करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट उसका तो 0 होना चाहिए, इसलिए S वाला गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकेंड वाले के साथ मतलब Fe3 प्लस के साथ, Fe3 प्लस अपन को पता है, उसके साथ क्या चाहिए? थर्ड वाला, मतलब टोटल स्पिन। तो Fe3 प्लस चेक करते हैं। अपन को पता है Fe होता है 3d6 4s2। अब अपन कहेंगे इसमें दैट इज कि 16 वाले में सेकंड के साथ फर्स्ट को मैच करना चाहिए। तो +3 लगाऊंगा तो इसमें तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। लो भाई, वैसे ही गलत हो गया ये वाला। तो बड़ा इजी है सॉल्व करना, मैं तो आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। जब मैं कर सकता हूं तो तुम लोग तो कर ही सकते हो। अब सी वाले को देखते हैं। सी वाले में गिवन अपन को क्रोमियम, ठीक है भाई, नहीं थर्ड वाला ना, थर्ड क्रोमियम Cr+3 मतलब हो गया 3d5। ये एक्सेप्शन वाला है, अपन को पता है। पहले ये हटाऊंगा फिर 3 ये लेके आऊंगा। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 के साथ 1 मैच करना चाहिए। क्रोमियम +3 है ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 4। नहीं, 2 मैच कर रहा, 1 मैच कर रहा। 3 के साथ 1 आ गया यार, पहले वाला। 3 के साथ 2 मैच कर रहा है। 2 वाला क्या था उसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू n+l इज इक्वल टू 5 R3। हाँ तो n+l इक्वल टू 5 R3। सो 3 + 2, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। हाँ तो ये 5 आ रहा है n+, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। वो तो करेक्ट आ गया, वो तो करेक्ट है। अब थर्ड वाला क्या मैच है उससे? पी के साथ मैच होना चाहिए, नहीं तो वो भी गलत हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3.90 है आंसर, करेक्ट हो। 745 का मैथ्स है, भागो, हो गया अपना आज का इतना। चलो बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। मेरी भी क्लास है यार। Thank you, sir. ओके बाय बाय। ठीक है, एंड कर रहा हूँ मैं।